नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 28 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे नक्सलिज्म से संबंधित। शुरुआत में तो ये डिस्कस करेंगे कि आज क्या आर्टिकल आया है, बाद में इस इशू को थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव ढंग से हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका टॉपिक थोड़ा सा डिटेल से ये कवर हो जाए नक्सलिज्म से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रेलवे से संबंधित। आजकल देखो, जब भी रेलवेज की बात आती है ना, कोई भी आर्टिकल आता है रेलवे का, सिर्फ जिक्र होता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। रेलवेज वंदे भारत एक्सप्रेस तक लिमिटेड नहीं है, रेलवेज का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट आर्टिकल न्यूक्लियर पावर से संबंधित। क्या न्यूक्लियर पावर को अब फेस आउट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट है जो एथिक्स में या ऐसे में पूछा जा सकता है। रॉबर्ट फ्रोस्ट का ये कोट है, Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. क्या मतलब है इस कोट का? मतलब देखो, राइटर तो इसे अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि जंगल में 2 रोड्स जा रहे हैं, मैंने वो रोड ली जिस पे कम लोग गए हैं, लेस ट्रेवल्ड रोड है, मैं उस रोड पे गया। वहां पे मुझे चैलेंजेस तो आए क्योंकि रोड लेस ट्रेवल्ड थी, अलग अलग तरह के चैलेंजेस आए, बट नए अपॉर्चुनिटीज और नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब बीटेक के बाद हर कोई जॉब करता है, लेकिन ये ज्यादा ट्रेवल्ड रोड है, लेस ट्रेवल्ड रोड है अपना स्टार्टअप ओपन करना। अब अपना स्टार्टअप कोई ओपन करेगा तो उसमें जाहिर तौर पे चैलेंजेस आएंगे, रिस्क भी है, लेकिन इस लेस ट्रेवल्ड रोड पे ना, कम ट्रेवल हुए रोड पे अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं। जिस स्टूडेंट ने स्टार्टअप ओपन किया है उसको नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, नया एक्सपीरियंस होगा, नई अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर कर रहा है। समझ गए? तो स्कोप भी ज़्यादा है। अब इंडिविजुअल पे पर्सपेक्टिव से हमने समझा, देश के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। हर एक देश जो है पर्टिकुलर एक मॉडल फॉलो करता है, लेकिन कुछ देश रिस्क लेते हैं। जैसे यूएसए जैसे जो देश हैं, इन्होंने रिस्क लिया, R&D की बहुत ज़्यादा साइंस में, और इसका इन्हें फ़ायदा भी हुआ। बट ज़्यादातर देश नहीं खर्च करते साइंस एंड टेक पे उतना पैसा, नहीं रिस्क लेते। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक पर्सपेक्टिव से। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलिज्म से संबंधित अटैक के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो, छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर में एक नक्सलाइट अटैक हुआ, इसमें काफी सारे हमारे जवान शहीद हो गए। तो नक्सलिज्म की जो समस्या है एक बार फिर से इमर्ज होकर आई है। पहले हम आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। पहले आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो, 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट्स में जो नक्सलिज्म है वो एक्टिव था, लेकिन समय के अनुसार ये जो इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित थ्रेट है ना, कमजोर हुई। 2021 में ये घट के रह गया सिर्फ 41 जिलों में। बट देखो, आज भी काफी सारे एरियाज में ये एक्टिव है। जैसे साउथ बस्तर में, आंध्रा और उड़ीसा बॉर्डर पर काफी घना जंगल है। ये जो एरिया है ना, बहुत घना जंगल है। इवन झारखंड के कुछ जिले, अभी जो अटैक हुआ, स्पेशली इसकी हम बात करें, वहां पे देखो छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम जो है, उनको एक सूचना मिली, एक इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ नक्सलाइट्स छुपे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम वहां पे गई उनका पता लगाने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन वहां से आते वक्त इन पर अटैक हो गया। शुरुआत में नक्सलाइट्स ने आईईडी से अटैक किया, उसके बाद बम फटने के बाद में फायरिंग भी कर दी। तो देखो, ऐसा भी लग रहा है जैसे ये इंटेलिजेंस फेलियर है और वहां पे नक्सलाइट्स के छिपे होने की खबर मिलना ये एक प्रकार से ट्रैप था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई टीम वहां पे जाएगी, वापस आएगी, तब उन पे अटैक किया जाएगा। देखो, सरकार अपनी तरफ से इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी और जहां पर भी
लूप होल्स मिलेंगे, उनको सरकार कवर करेगी। लेकिन देखो ना, अब इस इशू को थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर पर समझने की आवश्यकता है कि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, अमृतकाल में हम एंटर कर चुके हैं, अभी भी इस समस्या को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया जा सका है। होता क्या है, जब इस प्रकार का कोई हमला होता है ना, जैसे अभी हमला हुआ, तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस इंसिडेंट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं ना, उनको पकड़ने की कोशिश करेगी, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होगा ना, कुछ जो इनोसेंट ट्राइबल्स हैं ना, उनको भी तंग किया जाएगा। ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए भी शक की बिना पर कई बार ट्राइबल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और मारपीट हो जाती है। तो इस वजह से कुछ जो ट्राइबल्स हैं ना, वो सिक्योरिटी फोर्सेस से एलियनेट रहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है, और फिर वही ट्राइबल्स बाद में नक्सलाइट्स का साथ देते हैं। इसी वजह से जो नक्सलाइट्स हैं आज भी अपने मूवमेंट को कैरी आउट किए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़े बहुत एरियाज में, क्योंकि वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनका साथ देते हैं, वो भी कई बार लोकल सिस्टम से परेशान पाए जाते हैं, डेवलपमेंट वहां तक नहीं पहुंच पाई है। जब भी इस प्रकार का हमला होता है, सरकार की कोशिश होती है कि मिलिट्री जवाब दिया जाए। भैया मिलिट्री जवाब तो आप दोगे, मतलब हमले के जो आरोपी हैं उनको पकड़ लोगे, लेकिन वास्तव में जब नक्सलिज्म तब खत्म होगा जब आप डेवलपमेंट लेके आओगे, लोकल ट्राइबल्स का साथ नहीं मिलेगा नक्सलाइट्स को, तब जाके ये जो चुनौती है ये खत्म होगी। तो ये तो देखो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने आज के आर्टिकल से निकाले। अब नक्सलिज्म की जो समस्या है इसे ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं थोड़े बड़े पिक्चर में, ताकि क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा जाता है जीएस पेपर 3 में, आप आसानी से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सको। सबसे पहले बात करें ये नक्सलिज्म कहां पे स्प्रेड हुआ इनिशियल स्टेजेस में। देखो वेस्ट बंगाल में ना एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से ये टर्म निकल के आता है नक्सलिज्म। मकसद इस आइडियोलॉजी का ये था वर्किंग पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बाद में देखो देश के अलग अलग इलाकों में ये जो आइडियोलॉजी है स्प्रेड होती है। 1967 में वेस्ट बंगाल में वर्किंग पीजेंट्स ने लोकल जो जमींदार लोग हैं ना, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके खिलाफ रिबेलियन कर दिया था, और वहां से ये मूवमेंट निकल के आती है। कौन लीडर्स थे शुरुआत में? कानू सान्याल और जगन संथाल, ये लीडर्स थे, बाद में बहुत पॉपुलर हुए, और वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है वो देश के अलग अलग इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में फैलती है। नक्सलिज्म क्यों फैला? सबसे पहले ट्राइबल इश्यूज। एक्ट आया 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट में ना ट्राइबल्स को उनके कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थे अपना जीवन चलाने के लिए। और बाद में देखो जंगलों में धीरे धीरे जब हमारे देश में डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हुई, तो माइनिंग ऑपरेशंस स्टार्ट हुए, बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगे। अब इन्होंने ना बहुत सारे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया। ट्राइबल्स को अपने उन जगहों को छोड़ के जाना पड़ा जहां पे वो बरसों से रह रहे थे। नेक्स्ट, इजी टारगेट फॉर माओइस्ट। अब जो ट्राइबल लोग होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सिस्टम के सताए होते हैं, पैसा नहीं होता बिल्कुल भी, तो माओइस्ट ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं, हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए, भड़का देते हैं सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट, गैप्स इन सिस्टम। अब देखो सरकारें जो हैं वो ये देखती हैं कि इस एरिया में नक्सलाइट अटैक्स नहीं हुए, यानी यहां पे नक्सलिज्म कम हो रहा है, जबकि उन्हें देखना क्या चाहिए डेवलपमेंट के पैरामीटर पर, कि यहां पे इतनी डेवलपमेंट अब पहुंच गई है, लोग नाराज नहीं है, तो इसलिए नक्सलिज्म नहीं आ सकता। मतलब आप देख कैसे रहे हो नक्सलिज्म की समस्या को, वही अपने आप में दिक्कत है। आपको देखना चाहिए कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, आप देखते हो इंसिडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है नो फॉलोअप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार कैसा होता है कि पर्टिकुलर एरिया से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया गया, अब कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा, अरे प्रशासन फॉलोअप तो ले, मतलब डेवलपमेंट बाद में वहां पे आया कि नहीं आया, लोकल लोगों ने नक्सलिज्म का साथ देना छोड़ दिया नक्सलाइट्स का, तो कम से कम अब वहां पर डेवलपमेंट आना चाहिए ना। ये कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं, जैसे देखो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, ताकि जो नक्सलिज्म से प्रभावित एरिया हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट हो सके नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए।
और ह्यूमन लाइफ के जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो सकें। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 जो देश में पिछड़े हुए जिले हैं उन पर स्पेशल फोकस करने के लिए यह प्रोग्राम था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके बाद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, वो नक्सलाइट जो इस आइडियोलॉजी का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनके लिए थी ये पॉलिसी। सरकार के इन प्रयासों के सहायता से देखो नक्सलिज्म कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये दिक्कत वाली बात है। अभी स्टेप्स कौन से चाहिए? इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए। जिन जिन पॉकेट्स में, घने जंगलों में आज भी नक्सलिज्म एक्टिव है उनको आइडेंटिफाई करके खत्म किया जा सके। लोकल पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए क्योंकि लोकल पुलिस जो है लोकल ट्राइबल्स की भाषा समझती है, उनके रहन सहन का तरीका समझती है, उनकी साइकोलॉजी समझती है। तो लोकल पुलिस का रोल ज्यादा होना चाहिए नक्सलिज्म को खत्म करने में। नेक्स्ट, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को सिर्फ सेफ्टी पे फोकस नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ रीजन के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। सॉरी, क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस देखो, सबसे पहला ये है कंफ्यूजिंग आवर टैकलिंग नक्सलिज्म। अभी कई बार ना ये डिबेट चल पड़ती है, नक्सलिज्म एक सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर सोशल इशू है। स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत बार ये लगता है कि नक्सलिज्म तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है और हमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता नहीं है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है उसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसे इस इंसिडेंट में कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया। नेक्स्ट, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में वो ठीक से होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा पर्सन ना हो, कोई ऐसा सेक्शन ना हो जो डेवलपमेंट के फ्रूट से वंचित रह जाए। गवर्नमेंट के एफर्ट्स का सक्सेस देखें तो सेंट्रल कमेटी पुलिस ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं वो या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनको अरेस्ट किया जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और वायलेंट अटैक्स भी काफी कम हो गए हैं। वे अहेड क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को इस समस्या को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए जहां पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, इनोवेशन की बात करें, इनोवेटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है नक्सलिज्म की समस्या को टैकल करने के लिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जो पीस लविंग पीपल हैं, मतलब जो ना नक्सलिज्म के खिलाफ है, ना साथ है, ना गवर्नमेंट के साथ है, ना खिलाफ है, बस वो पीस चाहते हैं, ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए सरकार के द्वारा भी और नक्सलिज्म के द्वारा भी। नक्सलिज्म जो नक्सलाइट्स हैं उनके ऊपर तो सरकार का बस नहीं है, लेकिन सरकार कम से कम इस मामले में एक्शन ले सकती है। लोकल पुलिस को इफेक्टिव बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि लोकल पुलिस को टेरेन की जानकारी होती है, नक्सलाइट्स जो है उनकी भाषा की जानकारी होती है, तो लोकल पुलिस को लीड लेना चाहिए इस समस्या को खत्म करने में। क्या आज भी नक्सलिज्म प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो देखो है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ कम एरिया में स्प्रेड है। जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था आर्टिकल में, साउथ बस्तर में, आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर में और कुछ झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में आज भी नक्सलिज्म की जो समस्या है वो व्याप्त है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल रेलवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आजकल ना जब भी रेलवेज की बात होती है ना, एक ट्रेन की बात होती है, वंदे भारत एक्सप्रेस। राइटर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या रेलवेज सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस तक लिमिटेड है? ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2 हफ्ते एक वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी झंडी दिखाते हैं। राइटर कहते हैं देखो इंडियन रेलवेज का इतना बड़ा नेटवर्क है, चलो माना ये ट्रेन है, बढ़िया है, और शुरुआत में इसका नाम था ट्रेन 18 प्रोजेक्ट। हमारे इंडिया में ही ये ट्रेन डेवलप हुई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। इसी कोच फैक्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, ट्रेन 18 प्रोजेक्ट। और जब ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो नाम चेंज हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस, मतलब ट्रेन का नाम। अब देखो ये जो ट्रेन है ना अच्छी चल रही है, स्पीड भी बढ़िया है, लेकिन राइटर कहते हैं कि इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं है, मतलब काफी बड़ा नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया इंडियन रेलवेज का, पहले रेलवेज का अलग से बजट आया करता था, लेकिन 2016-17 से रेलवेज का अलग से बजट नहीं आता। सरकार कहती है कि हमने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है रेलवेज पे, ये बात सच भी है।
पिछले 4-5 सालों में अगर हम कंपेयर करें 2016-17 से लेके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ये देखिए 2016-17 से लेके 2023-24 तक जो बजट है ना रेलवेज का, वो 137% बढ़ गया है। यहां पे देखिए 1,09,000 करोड़ के आसपास था 2016-17 में, और बढ़ के हो गया है 2,60,000 करोड़। लेकिन देखो समस्याएं सारी खत्म नहीं हुई हैं, समस्याएं अभी भी रेलवे से संबंधित बहुत हैं। सबसे पहले राइटर एक सजेशन ये देते हैं, जैसे देखो इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल बजट से पहले, उसी प्रकार से बजट से पहले रेलवे से संबंधित एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए ना, जिसमें बताया जाए रेलवेज में अभी क्या समस्या है, कैसे टैकल किया जा सकता है, फ्यूचर में क्या पॉलिसीज लाई जा सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कोई भी सरकार अपने डिपार्टमेंट की कमियों के बारे में जनता को नहीं बताना चाहेगी पब्लिक डोमेन में, यह दिक्कत है। जबकि आए अगर ऐसा डॉक्यूमेंट बजट से पहले रेलवेज का, तो स्टूडेंट्स को फायदा हो, रिसर्चर्स को फायदा हो, देश की जनता को फायदा हो, ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट राइटर ये रेज करते हैं रेलवे से संबंधित, सरकार ने काफी एम्बिशियस टारगेट तो रखे हैं। टारगेट जैसे कि देखो 2050 आते आते जितना फ्री ट्रैफिक है ना, मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, 45% रेलवे से ले जाया जाएगा। अभी ये आंकड़ा है 27%। अभी जो फ्रीट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलवेज के थ्रू ले जाया जाता है। यहां पे देखो ये भी बताना जरूरी है कि 2008-2009 में जितना फ्रीट की मूवमेंट होती थी, यानी माल की मूवमेंट होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसमें रेलवेज का कंट्रीब्यूशन 51.5% था, जो कि 2018-19 में घट के 32.4% हो गया। सरकार इसे इंक्रीज करना चाहती है क्योंकि रेलवे से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक दिक्कत राइटर ये भी बोलते हैं, अभी जो फ्रीट की मूवमेंट होती है ना, ज्यादातर तो कोयला ही रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कमोडिटीज का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और सरकार ने जो टारगेट रखा है, ऐसा लग रहा है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से वो टारगेट पूरा नहीं होने वाला है। उसके बाद राइटर बोलते हैं पैसेंजर फ्रंट पे क्या हो रहा है, पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। जापान में ट्रेन चलती है ना, मिनटों की बात होती है, सेकंड्स की बात होती है, कि मतलब ट्रेन इतने सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हो सकती। हमारे यहां पे ट्रेन बहुत लेट चलती हैं, और ट्रेन लेट है या नहीं है मेजर करने का जो पैरामीटर है वो भी खराब है। जैसे कि मान लीजिए ए स्टेशन है, ए से लेके एफ स्टेशन तक ट्रेन है, बीच में बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, ये सारे इंटरमीडिएट स्टेशन आएंगे। सिर्फ ये मेजर किया जाता है कि अपने डेस्टिनेशन पे यानी एफ स्टेशन पे ट्रेन ठीक टाइम पे पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेट पहुंची है तो कितना पहुंची है। बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेशन हैं बी, सी, डी, एफ, ई, एफ तो डेस्टिनेशन वाला है, बीच में बी, सी, डी, ई, इंटरमीडिएट स्टेशन पे ट्रेन कितना भी लेट पहुंची हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैरामीटर में आता ही नहीं है। सिर्फ डेस्टिनेशन टाइम पर कितना लेट पहुंची है, समय पे पहुंची है, सिर्फ वही काउंट होता है। तो राइटर इसी को लेके अपना कंसर्न रेज करते हैं कि देखो सबसे पहले आप ना इंटरमीडिएट स्टेशन पे ट्रेन कितना लेट पहुंच रही है वो भी देखिए, और एटलीस्ट शेड्यूल टाइम के 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन पहुंचे। 5 मिनट तक लेट हो तो कोई बात नहीं, चलेगा शुरुआत के लिए। बाद में हम जापान जैसा मॉडल फॉलो करेंगे कि सेकंड्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करो ट्रेन लेट है क्या नहीं है। शुरुआत में तो 5 मिनट से ज्यादा ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इंटरमीडिएट स्टेशन पर भी ट्रेन लेट पहुंची है तो उसे भी काउंट किया जाए। इसके अलावा देखो राइटर कहते हैं पंक्चुअलिटी के अलावा दूसरे और बहुत सारे कोर इश्यूज हैं, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है रेलवेज की, फिजिकल परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कस्टमर रिलेशंस, फ्रीट कॉरिडोर जो डेडिकेटेड बन रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा इंडियन रेलवे सिस्टम पर। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए। आगे फिर राइटर वही सजेस्ट करते हैं जो पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया कि इकोनॉमिक सर्वे जैसा एक एनुअल डॉक्यूमेंट आना चाहिए बजट से पहले, जिसमें सब कुछ बताया गया हो कि क्या कमियां हैं, ऑडिटिंग में क्या कमियां पाई गई हैं, फ्यूचर में प्रोजेक्शन दिया होना चाहिए, रेलवेज कैसे आगे आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस कैसे करेगा, कैसे ग्रोथ होगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, चलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे टाइप उस डॉक्यूमेंट में।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के रेलवेज से संबंधित। अब आगे आर्टिकल है न्यूक्लियर पावर को इंडिया को फेज आउट कर देना चाहिए या फिर इस पर काम करना चाहिए आगे आगे। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंटरव्यू है काइंड ऑफ। ये कंटेस्ट ये है, जर्मनी ने अपने लास्ट के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया। फ्रांस जो न्यूक्लियर का पावर हाउस भी माना जाता है, पुराने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको सस्टेन करने में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का आगे स्कोप नहीं है। उसी से संबंधित आर्टिकल है जिसमें एक्सपर्ट से पूछा जा रहा है कि वास्तव में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज है कि नहीं है आने वाले सालों में। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो आज के समय में ना ये बात सच है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका स्कोप काफी बढ़ गया है। बट विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी लगातार पावर सप्लाई नहीं कर सकते। मान लो कि विंड चली नहीं कुछ दिन तक, अब ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, मान लो कि लगातार 15-20 दिन तक ज्यादा सनशाइन है नहीं, तो ना सोलर पावर जनरेट होगी, और विंड नहीं है तो विंड पावर भी जनरेट नहीं होगी। रात को जैसे सोलर पावर नहीं मिलती। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं अब तो बैटरी आ गई है तो सोलर पावर को स्टोर करके रखा जा सकता है। राइटर कहते हैं बैटरी की भी तो कॉस्ट है ना, बैटरी की बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है बैटरीज को बनाने में। और फिर राइटर ये बोलते हैं कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी पॉलिसी को हाल ही में चेंज किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर का शेयर इंक्रीज करो। 2030 तक हमारे देश में 30% एनर्जी न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। जापान जिसने फुकुशिमा इंसिडेंट के बाद अपने रिएक्टर्स बंद कर दिए थे, वो भी दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर का स्कोप खत्म हो रहा है। और देखो यूके ने भी ये कहा है कि न्यूक्लियर पावर को स्केल किए बिना ये पॉसिबल नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डीकार्बनाइज किया जाए। हम कार्बन के एमिशन को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ सोलर पावर, विंड पावर पर नहीं एक्टिव हो सकते, डिपेंड हो सकते, हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना ही होगा, ऐसा यूके का मानना है। अब देखो राइटर एक बात ये बोलते हैं कि जर्मनी ने जो अपने रिएक्टर्स शट डाउन कर दिए ना, ये तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी कैसे है? बेवकूफ़ी ऐसे है, जो चीज़ एक बार बन गई, जितना पोल्यूशन होना था हो गया, कम से कम अब आपको वो चीज़ पूरी तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना। कोई भी एसेट है, कार है, कोई भी एसेट है, पहले आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करो ना, उसके बाद आप उसको शट डाउन करो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया जर्मनी के द्वारा, और पहले ही न्यूक्लियर एसेट्स को शट डाउन कर दिया। इसके बाद एक पॉइंट आता है न्यूक्लियर सेफ्टी से संबंधित। राइटर बोलते हैं ये बात देखो सच है, न्यूक्लियर सेफ्टी से संबंधित डर है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का डर है कि कुछ लोग न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के चक्कर में वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। बट राइटर कहते हैं देखो डर तो हर चीज में है, इवन कोल माइन में भी डिजास्टर होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो कोयले से चलते हैं वहां पर भी डिजास्टर्स होते हैं। तो डर तो हर जगह पे है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अगर पावर फेल हो गई तब भी वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टेम्परेचर को ग्रेसफुली और धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब सेफ्टी के लिए अब ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म उपलब्ध हैं। तो अब ना लास्ट में राइटर से मेन बात एक ये पूछी जाती है कि आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर पावर के कंट्रीब्यूशन को हमारे देश के एनर्जी में इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, क्या लगता है? तो राइटर ना काफी एक संजीदा वाला जवाब देते हैं, संजीदगी वाला। वो बोलते हैं कि देखो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता कि 2050 तक या 2030 तक आप न्यूक्लियर एनर्जी को इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का देश के एनर्जी प्रोडक्शन में। राइटर कहते हैं देखो धीरे धीरे ना टेक्नोलॉजी बनती है, नई नई डेवलपमेंट सामने आती हैं, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। आज सोलर एनर्जी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, हो सकता है कल को न्यूक्लियर एनर्जी का सेफ्टी संबंधित और बेहतर मैकेनिज्म आ जाएं तो न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। बात यह है कि आप ना ऑडिटिंग करते रहो, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से बैक ना लगाओ कि हाँ भाई मुझे तो ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि मीनवाइल ज़्यादा ड्रॉबैक्स सामने आ जाएं इस टेक्नोलॉजी के, फिर तो और भी दिक्कत है। तो आप ना रिसर्च करते जाओ, ऑडिटिंग करते जाओ, और फिर उसके बाद आप फैसले लेते जाओ डायनामिकली कि हमें अब इस एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को और इंक्रीज करना है क्या नहीं करना। एकदम से आप ना ऐसे डिसीजन मत लो, आज न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, कल बोलोगे नहीं चाहिए, हर 2 साल बाद हम चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये राइटर का बोलना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया।
सबसे पहला हमने आज कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया, नक्सलिज्म से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हमने कौन सा डिस्कस किया, दूसरा आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया रेलवे से संबंधित, और सबसे लास्ट में न्यूक्लियर पावर से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।